नमस्कार। आज हम लोग करेंगे कक्षा 9वीं का पहला पाठ दो बैलों की कथा। जो दो बैलों की कथा पाठ है ये मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। तो बेटा सबसे पहले मैं आप लोगों को मुंशी प्रेमचंद जी का संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी कि मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं वो हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकार माने गए हैं और उनका जो जन्म है वो 31 जुलाई सन 1880 31 जुलाई 1880 में हुआ था। और बेटा इन्होंने जो अपनी आरंभिक शिक्षा है वो गांव से ही प्राप्त की थी और इनकी जो मृत्यु है, ये जो महान साहित्यकार का जो निधन है वो 8 अक्टूबर 1936 को हो गया था। अब बेटा प्रेमचंद जी ने जो है लगभग 350 कहानियाँ लिखी और इनकी ये जो कहानियाँ हैं वो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। और इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं पूस की रात, कफन, शतरंज के खिलाड़ी, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, दो बैलों की कथा, नमक का दरोगा, मंग आदि। और उपन्यास जो है इन्होंने 11 लिखे, जिनमें सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, निर्मला, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, कर्मभूमि, गोदान आदि। हाँ बेटा मंगलसूत्र जो है वो देखिए इनका अधूरा उपन्यास है। इसके बाद इन्होंने जो है करबला और प्रेम की वेदी नामक 2 उपन्यास भी लिखे। अब इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या रही हैं बेटा? जो मुंशी प्रेमचंद जी थे उन्हें भारतीय किसानों का मसीहा माना जाता है, क्योंकि इनका जो कथा साहित्य है इन्होंने उसे सामान्य जीवन से जोड़ा। कदम कदम पर इन्होंने दलित और उपेक्षित नारी जाति को समाज में भी समुचित स्थान दिलाने का प्रयास किया। तो इनका जितना भी साहित्य है वो राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार का जागरण है। इन्होंने बेटा अपनी रचनाओं में बाल विवाह, अनमेल विवाह, दहेज प्रथा, नारी उत्पीड़न, अछूतोत्तर आदि समस्याओं को भी उठाया है और साथ ही साथ शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते हुए भी जो है समाज में शोषित गरीबों, मजदूरों और किसानों की व्यथा कथा को उजागर किया। और बेटा भाषा शैली जो है इनकी वो शुरू से ही उर्दू भाषा में लिखते रहे, लेकिन हिंदी भाषा पर भी जो है इनका अच्छा अधिकार था। इसलिए इन्होंने अपनी रचनाओं में सहज, सरल और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया है। सामान्य लोक भाषा को भी साहित्यिक रूप देने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर इनकी एक कहानी दो बैलों की कथा। अब ये बेटा एक बहुत ही भावनात्मक कहानी है मुंशी प्रेमचंद जी की, जिसके माध्यम से लेखक ने जो है किसान और पशुओं के भावात्मक संबंधों को उजागर किया है। लेखक ने स्पष्ट किया है कि स्वतंत्रता पशुओं को भी जो है मनुष्य के समान ही प्रिय लगती है, अच्छी लगती है। और जब स्वतंत्रता आसानी से प्राप्त नहीं होती तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है और अनेक यातनाएं भी सहन करनी पड़ती हैं। अब लेखक का क्या कथन है बेटा? लेखक का क्या मानना है कि सभी पशुओं में जो है गधा सबसे मूर्ख प्राणी माना जाता है। यदि हमें किसी आदमी को बेवकूफ़ कहना हो ना तो हम उसे गधा कह देते हैं। अन्य जानवर तो जो है बेटा क्रोधित होकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते हैं, पर गधा जो है ना वो कभी क्रोध नहीं करता। वो चुपचाप मार भी खा लेता है और सड़ी घास भी खा लेता है। ठीक है, सुख दुख, हानि लाभ, किसी भी दशा में हमने उसे बदलते हुए नहीं देखा। उसका स्वभाव कैसा है? हमारे ऋषि मुनियों जैसा। अब ऋषि मुनि बेटा कैसे होते हैं? हम कहते हैं ना शांत स्वभाव के होते हैं, वो कभी भी नहीं बदलते। तो इसलिए लेखक ने क्या किया है, यहाँ पर उन्होंने जो है गधे को ऋषि मुनियों की श्रेणी में रखा है। उन्होंने ये भी कहा है कि विदेशों में भी हमारे देश के लोग जो है गधे के समान चुपचाप सब कुछ सहन करते रहते हैं। यदि वे अन्याय का विरोध करते हैं तो असभ्य कहलाते हैं। ठीक है, तो बेटा लेखक ने क्या कहा है कि जापान ने एक ही प्रमुख विजय प्राप्त की थी। वो क्या कि संसार की सबसे श्रेष्ठ जातियों में गिना जाने लगा। और लेखक बैल को जो है बेटा वो गधे का छोटा भाई मानता है। ठीक है, यही कारण है कि अक्सर लोग बचिया के ताऊ शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर भी बैल जो है वो गधे से बिल्कुल उल्टा है। वह कभी कभी मारता भी है और अड़ियल भी बन जाता है। ठीक है ना, इसलिए वह गधे से नीचे जाति में नीचे भी है। ठीक है जी। तो फिर बेटा यहाँ से लेखक की जो है कहानी प्रारंभ होती है कि झुरी नाम के किसान के पास हीरा और मोती नाम के 2 सुंदर और ऊंचे ऊंचे डील-डोल बैल थे। दोनों एक साथ रहते थे, एक दूसरे पर विश्वास भी करते थे। यही नहीं, वो हमेशा मूक भाषा से बिना बोले
विचारों का आदान प्रदान भी करते थे और कभी कभी एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर एक दूसरे पर अपना प्रेम प्रदर्शित भी कर लेते थे। जब ये दोनों बैल हलिया गाड़ी में जोते जाते थे तो प्रत्येक बैल की क्या कोशिश होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ जो है उसकी गर्दन पर रहे। और संयोग की बात है बेटा कि एक बार झूरी ने अपने बैलों को ससुराल भेज दिया और झूरी के जो साले का नाम था वो गया था। जब वो उनको अपने घर ले जा रहा था तो उसे बहुत अत्यधिक परेशान करने लगे। बैलों को लगा कि उन्हें बेच दिया गया है, मानो ये बैल इस बात का विरोध जता रहे थे कि उनको गया के साथ क्यों भेजा जा रहा है। शाम को जब वे नए स्थान पर पहुँचे, जब उन्होंने वहाँ पर गया के घर पहुँचे तो उन्हें सब पराया सा लगा। भूखे होते हुए भी उन्होंने कुछ नहीं खाया। दोनों ने जो है बिल्कुल मूक भाषा में सलाह की और रात को रस्सियाँ तोड़ डाली और वे आज़ाद हो गए। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद जो है लेखक ने बताया कि झूरी ने सुबह उठते ही जो है दोनों जो उसके बैल थे दोनों बैलों की चरनी पर देखा। उन्हें देखकर जो है झूरी जो है स्नेह से गदगद हो गया और दौड़कर उसने उन्हें गले लगाया और फिर प्यार किया। जो घर गांव के लड़के थे बेटा उन्होंने भी तालियां बजाकर स्वागत किया कि कोई उन्हें रोटियां खिला रहा था, तो कोई गुड़, कोई चोकर और कोई भूसी। तो सभी ने बेटा बैलों का जो है कि बहुत अधिक प्रशंसा की कि देखो ये अपने मालिक के घर जो है वो वापस आ गए। हुआ क्या बेटा, लेकिन जो झूरी की स्त्री थी वो क्या था, बैलों को घर आया देखकर जल उठी और उनको नमक हराम कहने लगी। तब झूरी ने कहा कि यदि इनको वहाँ चारा मिलता तो क्यों भागते। लेकिन झूरी की पत्नी जो है बेटा वो क्रोधित होकर बोली और कहा कि अब वह उन्हें खली और चोकर खाने को नहीं देगी, केवल सूखा भूसा ही मिलेगा। अब बेटा झूरी ने पशुओं को देखभाल करने वाले से कहा कि वह चोरी से खली थोड़ी सी डाल दे, पर वह झूरी की पत्नी के डर से बिल्कुल नहीं माना। अब बेटा देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि लेखक ने जो है झूरी के जो दोनों बैल थे हीरा और मोती, इनके माध्यम से एक दोस्त की विशेषताओं को भी हमारे सामने रखा है कि सच्चा दोस्त कौन होता है कि जो एक दूसरे के काम आए। और हीरा और मोती ने जो दोनों थे उन्होंने वास्तविक मित्रता का परिचय दिया था। फिर बेटा अगले दिन, और देखिए यहाँ पर जो झूरी का है वो अपने बैलों के प्रति वास्तविक प्रेम दिखाया गया है, यानी कि पशुओं के और मालिक के जो है कि आत्मीयता को दर्शाया गया है। अगले दिन क्या हुआ बेटा, अगले दिन तो झूरी का साला गया फिर से बैलों को अपने साथ ले गया, लेकिन अब की बार वे उन्हें गाड़ी से जोत कर लेकर गए। पहले तो वैसे ही लेकर चला गया था ना, तो बेटा जो झूरी था उसने गाड़ी को सड़क के से गिराने की कोशिश की, पर गया ने संभाल लिया। शाम को गया ने जो है दोनों को मोटी रस्सियों से बांध दिया, सूखा भूसा डाल दिया, लेकिन अपने बैलों को जो है खली चूनी सब डाल दिया। और दोनों बैलों ने बेटा क्या किया कि नांद की ओर सिर उठाकर भी नहीं देखा। अगले दिन गया ने बैलों को जो है जोत लिया, लेकिन दोनों बैलों ने अपना एक भी पाँव नहीं उठाया। इससे क्या हुआ, गया को गुस्सा आया और उसने बेटा हीरा की नाक पर बहुत सारे डंडे जड़ दिए। इस पर बेटा मोती जो था वो क्रोधित हो उठा और हल लेकर भाग गया, लेकिन जिससे क्या हुआ, हल जोत सब कुछ टूट गए। जोत जो होती है बेटा बैलों के जो यहाँ पर गर्दन पर रखी जाती है उसे जोत कहते हैं, ये उसका हल का ही जो है हिस्सा होता है। तब बेटा हीरा ने क्या किया, मोती को जो है मूक भाषा में समझाया कि भाई अब भागना व्यर्थ है, लेकिन मोती ने कहा कि वो मज़ा गया को जो है मज़ा ज़रूर चखाएगा। लेकिन हीरा ने कहा कि यह हमारी जाति का धर्म नहीं है। अब देखो बेटा इस पंक्ति के माध्यम से जो औरत जात पर सींग चलाना शोभा नहीं देता, यह हमारी जाति का धर्म नहीं है। तो देखो बेटा यहाँ पर जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने कहीं ना कहीं हमें ये बात भी बता दी है कि हमें हमेशा औरत जाति का सम्मान करना चाहिए, उसके ऊपर वार नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। तो जो गया है उनके तेवर देखकर बेटा चुप हो गया और वही सूखा भूसा उनके आगे डाल दिया। उधर साइड में जो है घर के लोग खाना खा रहे थे। तब बेटा एक घर की छोटी सी लड़की, दोनों के मुंह में एक एक रोटी उसने डाल दी। वो भैरों की लड़की थी, उसकी जो है माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ के डर के कारण वह बैलों के प्रति बेटा आत्मीयता दिखाने लगी। अब देखो बेटा एक इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं कि
इस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, लेकिन मानो उन्हें सहानुभूति की खुराक मिल गई हो। अब क्या हुआ बेटा कि उन्हें लगा कि उनको भी चाहने वाला इस घर में कोई रहता है जो है वो। फिर बेटा गया जो है प्रतिदिन बैलों को दिन भर जोतता, बैलों को डंडे मारता, शाम को उसी थान पर बांध जाता। रात को वही लड़की आती, उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। अब बेटा उनकी आंखों में ना प्रेम की भावना भरी हुई थी। तो मोती ने हीरा से घर के किसी एक व्यक्ति को मारने की बात कही, लेकिन हीरा ने उसे समझाया बुझाया शांत किया। किसको मारने की बात कही बेटा? जो लड़की की माँ थी, जो सौतेली माँ उस लड़की पर अत्याचार करती थी, उसे मारने की। लेकिन उसने अब दोनों जो है घर से भागने की योजना बनाने लगे। अब बेटा एक दिन रात को लड़की ने दोनों की रस्सियाँ खोल दी, शोर मचाने लगी कि देखो बैल भागे जा रहे हैं। गया ने उनका पीछा किया, लेकिन सब जो है वो बेकार था। ठीक है, और शोर मचाने लगी कि देखो बैल भाग गए। भागते भागते बेटा वो दोनों रास्ता भूल गए। दोनों भूख से व्याकुल थे और अंत में वो एक नए गांव में मटर के खेत खाने लगे। जब दोनों का पेट भर गया तो वे दोनों मस्ती से खेलने लगे। अब बेटा जब दोनों बैल मस्ती कर रहे थे, उन्हें सामने से एक सांड आता दिखाई दिया। मोती ने वहाँ से भागने की सलाह दी, लेकिन हीरा ने कहा कि भागना तो कायरता है। तो दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि बैल सामने से भिड़ेगा और दूसरा बैल जो है वो पीछे से वार करेगा। दोनों ने अपनी योजना के अनुसार काम किया। बेटा सांड को जख्मी कर दिया और सांड वहाँ से भागते भागते गिर पड़ा। तब मोती ने सांड को फिर से मारने की बात कही। तब हीरा ने कहा कि गिरे हुए शत्रु पर वार नहीं करते। ठीक है, और क्योंकि बेटा उन्हें भी घर लौटना था, तो इससे पहले फिर वो मटर के खेत में घुस गए। तभी 2 आदमी वहाँ लाठियाँ लिए हुए आए और उन्होंने दोनों को घेर लिया। अब बेटा हीरा तो बच निकला, पर मोती के जो खुर थे, जो पैर थे, वो कीचड़ में धंस गए और वो भाग नहीं पाया। मोती को पकड़ लिया गया। तब बेटा हीरा भी वापस लौट आया और इन दोनों को मवेशी खाने में वहाँ पर बंद कर दिया गया। कांजी हौस शब्द का प्रयोग इस पाठ में किया गया है कि दोनों को वहाँ पर ले जाकर बंद कर दिया गया। अब देखो बेटा, यहाँ से भी उनकी मित्रता का गुण उजागर होता है कि एक को छोड़कर दूसरा भी नहीं भागा, जबकि दूसरे को तो नहीं पकड़ा था, वो भाग सकता था। फिर दोनों ने बेटा शत्रु का मुकाबला मिलकर किया सांड का और उसे पछाड़ दिया। तो यहाँ पर यही है ना कि एकता में बल है। कहीं ना कहीं लेखक ने हमें ये भी संदेश देने का प्रयास किया है। फिर बेटा मवेशी खाने में दोनों बैलों को दिन भर भूख का सामना करना पड़ा। वहाँ पर कुछ और भैंसें, बकरियाँ, गधे, घोड़े मुर्दों के समान पड़े थे। अब बेटा जो मवेशी खाना था कांजी हौस, वहाँ पर उन पशुओं को रखा गया था कि जो या तो किस इधर उधर से लावारिस थे और या फिर जो खेतों को नुकसान पहुँचाने का काम करते थे। अब बेटा वो दोनों इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो पाते थे। रात तक दोनों को कोई भोजन नहीं मिलता था। जब हीरा के मन में विद्रोह की ज्वाला उठी बेटा, अंत में दोनों ने सलाह करके कच्ची दीवार को तोड़ने की योजना बनाई। तो सबसे पहले हीरा ने अपने सींगों से प्रहार से दीवार को तोड़ना शुरू किया। बेटा ये देखकर चौकीदार आया, उसे डंडे से पीटा और रस्सी से बांध दिया। तब मोती ने जो है टक्कर मारकर बेटा आधी दीवार को गिरा दिया। अब दीवार गिरते ही बकरियाँ, घोड़ियाँ, भैंसें सब वहाँ से निकल गई, लेकिन गधे वहीं खड़े रहे। अब पूछने पर गधे ने कहा कि फिर पकड़ लिए जाएं, इसलिए तो हम यहीं अच्छे हैं। तो बेटा मोती ने हीरा की रस्सी को तोड़ने का प्रयास किया, पर तोड़ नहीं सका। तो हीरा ने जो है मोती को वहाँ से चले जाने को कहा, लेकिन मोती कहीं नहीं गया। उसने गधों को सींग मार मार के वहाँ से भगा दिया और वो हीरा के पास आकर सो गया। तो बेटा अब देखो यहाँ पर उनके परोपकारी होने का भी गुण हम सबके सामने आता है। फिर बेटा सवेरा होने पर जो है मोती की खूब पिटाई की गई और उसे मोटी रस्सियों के साथ बांध दिया गया। तो दोनों बैल बेटा 1 सप्ताह तक वहाँ पर बंधे रहे। उन्हें बांध कर रखा और उन्हें चारे के नाम पर जो है तिनका भी नहीं डाला गया। हाँ, 1 दिन में 1 बार अवश्य पानी पिला दिया जाता था। और बेटा दोनों बैल इतने कमज़ोर हो गए थे कि वो खड़े भी नहीं हो पाते थे। दोनों बैलों को नीलाम कर दिया गया। एक जो दड़ियल आदमी था उसने खरीद लिया। उसकी आंखें जो हैं वो बहुत ही लाल और अत्यंत कठोर थी। तब हीरा ने कहा कि हमने तो व्यर्थ ही जो है गया के घर को छोड़ा है। उन्हें लगा कि यह आदमी तो उन पर छुरा चलाएगा। तो बेटा वह व्यक्ति दोनों बैलों को लेकर जाने लगा कि रास्ता उनका कुछ जाना पहचाना है। उनको लगा कि अरे ये तो
हमारा ही रास्ता नज़र आता है कि जहाँ से हम आए थे। तो बेटा दोनों की थकान कुछ कुछ कम हो गई थी। अब इसी रास्ते से गया उनको लेकर गया था। अब उन्होंने पहचान लिया उस रास्ते को कि वही खेत थे, वही बाग, वही गांव नज़र आने लगा। और उन्हें बेटा वही कुआं नज़र आया जिस पर वो पुर चलाने आया करते थे। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा, कुएं पर जो है ना, पहले वो रहट, ये जो पुर की बात की जा रही है, वो चलाए जाते थे बैलों के माध्यम से, जिससे कि कुओं से भी पानी निकाला जाता था। ठीक है। लेकिन आजकल तो जो है ये सारी की सारी हमारी जो ग्रामीण संस्कृति है वो भी तब्दील हो गई है। तो बेटा ये सब देखकर मोती ने क्या किया, मोती ने हीरा से कहा कि लगता है कि घर नज़दीक आ गया है। आखिर दोनों बछड़े की भांति जो है कुलेल मारने लगे और घर की ओर दौड़ने लगे। बड़े खुश हुए वो। अब बेटा दोनों के दोनों जो है वो अपनी थान पर आकर खड़े हो गए। अब दड़ियल भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। झुरी दीवार पर बैठा बेटा धूप सेक रहा था। उसने दौड़कर दोनों बैलों को गले लगा लिया और रोने लगा। और दड़ियल ने आकर दोनों बैलों की रस्सियों को पकड़ लिया और कहा कि वह उन्हें मवेशी खाने से खरीद कर लाया है। अब बेटा जब वह बैलों को ज़बरदस्ती ले जाने लगा तो मोती ने उसको सींग मारा और उसका पीछे करने लगा। बेटा दड़ियल तो डरकर भाग खड़ा हुआ। अब बेटा गांव के बाहर पहुंचकर उसने गालियां दी और पत्थर फेंकने लगा। गांव के ये लोग जो है ये सब तमाशा देखकर हंसने लगे। और बेटा अंत में क्या हुआ कि दड़ियल जो है वो वहाँ से चला गया। तब हीरा और मोती ने फिर से मुख वार्तालाप किया बेटा कि अब दोनों के लिए खाने का प्रबंध हो गया। और बेटा झूरी ने दोनों को सहलाया और उसकी पत्नी ने भी उन दोनों को प्यार से चूमा। किस लिए बेटा? अब देखो यहाँ पर जो है लेखक ने जहाँ पर दोस्ती के गुण बताए हैं, महिला नीतिपरक मूल्य बेटा यहाँ पर बहुत सारे उभर कर आए हैं, जिससे कि लेखक ने हमें संदेश देने का प्रयास किया है, समाज को बताने का प्रयास किया है कि हमें जो है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पहले तो बेटा उन्होंने किसान और पशुओं में भी जो है भावात्मक संबंध दिखाए हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति सीधा है, ठीक है, तो उसे कभी भी हमें मूर्ख नहीं समझना चाहिए। फिर कि हर प्राणी को अपने धर्म पर अडिग रहना चाहिए, महिलाओं का मान सम्मान करना चाहिए। और अगर हम एक साथ रहते हैं, संगठित होकर रहते हैं, तो हम बड़ी से बड़ी मुसीबत पर भी विजय पा सकते हैं। और अगर कोई दुश्मन तुमसे हार गया है तो उस पर दया भाव रखना चाहिए। और मुसीबत के समय ही जो है सच्चे मित्र की परीक्षा होती है। और मूल्य क्या है बेटा कि भलाई का परिणाम ही भलाई होता है। इसलिए हमें हमेशा एक दूसरे की भलाई करनी चाहिए। और बेटा ये भी बताया है कि जो हीरा और मोती थे, दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी कि अपने मन की बातें भी कर लिया करते थे। वो मूक भाषा में एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर प्यार भी प्रकट करते थे। दुश्मन का भी मिलकर सामना किया। कौंजी हाउस में भी अपनी मित्रता का परिचय दिया। और साथ ही साथ बेटा जो नारियों के सम्मान की बात कही है वह भी पशु के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत बढ़िया तरीके से प्रस्तुत किया है कि नारी जो है बेटा वो माँ, बहन, बेटी बनकर अपने हर दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वाह करती है। ठीक है। हाँ, कभी कभी परिस्थितियों के कारण उसके स्वभाव में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है, लेकिन बेटा लेखक का क्या विचार है यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी का कि नारी को कभी भी हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। भले ही हमारा पुरुष प्रधान समाज है, लेकिन उसके बावजूद भी बेटा देखो लेखक ने नारी के प्रति अपने सम्मान की भावना को व्यक्त किया है। मानो लेखक क्या कहना चाहता है कि पशु भी नारी जाति का मान सम्मान करते हैं, तो मनुष्य को तो अवश्यम भावी रूप से करना चाहिए। और बेटा हमारे शास्त्रों में तो लिखा भी है कि यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात कि जहाँ पर भी हमारे जो है नारियों का सम्मान किया जाता है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। ठीक है बेटा। फिर बाकी तो जो है बेटा इसमें साफ साफ बताया गया है कि देखो जो पशु होते हैं उनमें भी एक ऐसी गुप्त शक्ति होती है जो मनुष्यों में नहीं होती। कि मनुष्य तो अपने आप में श्रेष्ठता का दावा करता है ना कि मैं तो सबसे श्रेष्ठ हूँ, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। लेकिन बेटा जब तक हम ना बोल ले एक दूसरे के सामने, तब तक मनुष्य भी एक दूसरे की बात नहीं समझ पाता। लेकिन देखो उसी गुप्त शक्ति के कारण जो है बेटा हीरा और मोती दोनों
मूक भाषा में अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे, दोनों मिलकर रहते थे और एक दूसरे की मन की बात को उसी समय समझ जाया करते थे। ठीक है जी। और दोनों में उसी गुप्त शक्ति के बलबूते पर जो है क्या था, प्रेम था आपसी, और आत्मीयता थी और घनिष्ठता थी। तो ये सारी चीज़ें बेटा जो है लेखक ने इस पाठ के माध्यम से बताने का प्रयास किया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि उन पशुओं में जो है परोपकार की भावना भी थी, क्योंकि मोती कहता है ना कि इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। तो बेटा जब वो कांजी होश के बाड़े की कच्ची दीवार को सींग मार कर तोड़ देता है तो उससे क्या होता है, 9-10 जानवर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन मोती फंसे हुए प्राणियों की सहायता करने में विश्वास रखता है। वो एक आशावादी जानवर है। यहाँ पर लेखक ने ये भी संदेश दिया है कि मनुष्य को कभी भी मुसीबत में हार नहीं माननी चाहिए, आशावादी रहना चाहिए। क्या हुआ, क्योंकि हीरा की रस्सी तो टूट नहीं सकी, इसलिए वो वहाँ से नहीं भागा और हीरा के पास ही वो सो गया। तो इससे पता चलता है बेटा कि वो एक सच्चा मित्र भी था और एक सच्चा साथी भी था और साथ ही साथ परोपकारी भी था। धन्यवाद।